बहुत आक्रोश है जाति की पहचान को लेकर। हुआ क्या कि 12 जून 2026 को अमेजॉन प्राइम पर राख नाम की सीरीज आई। रिलीज हुई तो लोगों को ढेर पसंद आई। रंगा बिल्ला की कहानी फिर से शेयर की जाने लगी। फिर सीरीज की तारीफ के बाद इसके इर्द गिर्द एक कंट्रोवर्सी नुमा माहौल भी तैयार हुआ। कुछ लोगों ने कुछ फैक्ट्स पॉइंट आउट करने शुरू कर दिए और ये तथ्य क्या थे। पहला, राख में अपहरण और हत्या के बाद जो ऑफिसर जांच को, इन्वेस्टिगेशन को लीड करता है, उसे जाटव समुदाय से, दलित समुदाय से आया दिखाया गया, जबकि हकीकत में इस केस में लीड इन्वेस्टिगेटर थे इंस्पेक्टर वीपी गुप्ता। दूसरा बिंदु, वीपी गुप्ता के साथ लगे थे सब इंस्पेक्टर रामचंद्र। फिल्म में इस किरदार का नाम रखा गया एसआई जावेद मुर्तजा। तीसरा बिंदु, असल घटना में साइकिल से जा रहे जिस आदमी ने लड़की को चीखते देखा, गाड़ी को रोकने, गेट खोलने की कोशिश की, उनका नाम था बाबूलाल, लेकिन राख में नाम दिया गया सलीम। चौथा बिंदु, जो फोटो पत्रकार इस केस से जुड़ी थी, उनका नाम था प्रभा दत्त, लेकिन सीरीज में उनका नाम रखा गया निसार। पांचवा बिंदु, राख में एक हवलदार दिखाया गया जो कामकाज में ढीला है और रिटायरमेंट की अवधि के नजदीक है, नाम दिया गया मिश्रा जी। छठवां बिंदु, इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव के पिता जो खुद रिटायर हो चुके हैं, वो मटन लेकर आते हैं, मिश्रा जी से खाने को कहते हैं, और जब मिश्रा जी कहते हैं कि उनका उपवास है तो उन्हें मटन खाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं। कुल मिलाकर मामला ये दिख रहा है इंटरनेट पर कि असल जीवन के हिंदू किरदारों को या तो कथित छोटी जाति का दिखाया गया या मुस्लिम दिखाया गया, और ये बात इंटरनेट के एक वर्ग को अखर रही है। एक ऐसा ही हैंडल है द स्किन डॉक्टर नाम का। उन्होंने ये पॉइंट सामने रखे और कहा कि बात क्रिएटिव लिबर्टी की नहीं है, ये वो मामला नहीं है, बल्कि एक खास विचारधारा का प्रोपेगेंडा है। बोधिसत्व पैट्रियार्क नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि क्रिमिनल के नाम में भी सिंह को बदलकर भिड़े कर दिया गया, जो मराठी ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी स्किन डॉक्टर का जवाब आया कि दोनों अपराधियों के नाम बदले गए हैं। कुलजीत सिंह का नाम बदलकर राजेंद्र भारद्वाज कर दिया गया और जसबीर सिंह का नाम बदलकर कुमार भिड़े कर दिया गया। इंटरनेट के इन हैंडल्स से इतर आरएसएस से जुड़े इतिहासकार रतन शारदा ने कहा कि वो राख नहीं देखेंगे। उन्होंने लिखा कि वो जानते हैं कि ये सीरीज चल जाएगी, लेकिन वो स्यूडो सेकुलर जातिवादी तमाशे को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। अंकित त्रिवेदी ने मटन के लिए मिश्र जी को कन्विंस किए जाते हुए सीन की रिकॉर्डिंग पोस्ट की और कहा कि ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। ये भी लिखा कि इस सीन से सीरीज के प्लॉट में कुछ भी ऐड नहीं होता है और इसे हिंदू मान्यताओं को चोट पहुंचाने के लिए रखा गया है। एक और यूजर मोनिका वर्मा, उन्होंने आर्टिकल 15 फिल्म का जिक्र किया, उसे लपेटा और कहा कि बॉलीवुड यादव सरनेम के आरोपियों को ब्राह्मण दिखा देता है और हिंदू पुलिस वालों को दलित और मुस्लिम। इसके बाद लोग कहते हैं कि धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म है। ऐश्वर्या ठाकुर ने भी एक लंबा पोस्ट लिखा और इसमें एक जगह लिखा गया, फिल्मकारों को रचनात्मक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन जब कोई फिल्म या सीरीज खुद को सच्ची घटना से प्रेरित बताकर विश्वसनीयता हासिल करती है, तब उसके मुख्य पात्रों की सामाजिक पहचान बदल देना सिर्फ एक मामूली रचनात्मक फैसला नहीं रह जाता। किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने में उससे जुड़े लोगों की पहचान कई बार महत्वपूर्ण होती है। शिल्पा गोडबोले ने कहा, राख एक असल क्राइम पर आधारित काल्पनिक सीरीज है। ऐसे में इसका क्राइम असल जीवन से लिया गया है, लेकिन नाम, किरदार, रिश्ते और सब प्लॉट्स काल्पनिक हैं। इसके बावजूद अगर आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की एक्यूरेसी चाहते हैं और सीरीज नहीं देखने का फैसला करते हैं तो ये आपकी चॉइस है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने लिखा, क्राइम ड्रामा ऐसे ही काम करते हैं। क्राइम और क्रिमिनल को पकड़ने की प्रक्रिया ही मुख्य स्टोरी होती है। इर्द गिर्द जो होता है वो कहानी कहने का साधन भर है। पर इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है कि ये साधन भर है, किरदारों का नाम, उनके व्यवहार का चुनाव, या एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स और बैटल है। ये बात समझने के लिए हमने इंडियन एक्सप्रेस समूह के सिनेमा के 2 जानकारों से बात की और यहाँ भी मतभिन्नता दिखी। हमने बात की इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से। उनसे पूछा, ऐसे केसेस में आखिर कितनी लिबर्टी ली जा सकती है और ऐसा करना कहाँ तक सही या गलत है। एक फिल्म मेकर है, वो उसका प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी कहानी में क्या कहना चाहता है, लेकिन अगर वो एक रियल स्टोरी को चुनता है और उसके बाद उसमें से कुछ चीज़ों को बदलता है, कुछ को रखता है, तो आप उससे सवाल कर सकते हैं। लेकिन राख की कहानी में ये ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने जो बैकड्रॉप है दिल्ली का, उसको बरकरार रखा है, 1978 के साल को बरकरार रखा है, लेकिन उन्होंने उसके अलावा सारी चीज़ें बदल दी है। जो रंगा और बिल्ला की कहानी थी उसमें दिल्ली और साल कॉमन था और उनके क्राइम्स और क्राइम करने का तरीका कॉमन था,
लेकिन बाकी सारी चीज़ें इस सीरीज़ ने बदल दी है। जो 2 बच्चे थे जिनकी डेथ होती है, जिनको मारा जाता है, वो भी एक कॉमनैलिटी है, उनको कैसे मारा जाता है उसमें भी बहुत समानताएँ हैं। लेकिन किरदार फ़िल्म ने, सीरीज़ ने सारे बदल दिए हैं। तो लिबर्टी, अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो लिबर्टी नहीं ले सकते। अगर आप ये कहते हैं कि ये इस रियल घटना पे बेस्ड है तो आप लिबर्टी नहीं ले सकते। लेकिन ये सीरीज़ कहीं भी नहीं कहती है कि हम इसको रंगा और बिल्ला से प्रेरित करके बना रहे हैं या उससे इंस्पायर्ड है या बेस्ड है। तो चूंकि फिल्म मेकर ने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया है इस जिम्मेदारी से कि भाई, तो फिर वो लिबर्टी ले सकते हैं मेरे हिसाब से। और वो पूरी तरीके से अपने आप को इससे मुक्त रखते हैं कि ये रंगा और बिल्ला से इसका कोई लेना देना है। हाँ, आप आइडेंटिटीज ढूंढ लेते हैं उसके आसपास, और वो सच्ची बात भी है। तो इस नाते ये मेरे हिसाब से राग के मेकर्स है, उन्होंने बड़ा क्लियर रखा है कि उन्होंने रंगा और बिल्ला की कहानी नहीं कही है, उन्होंने उससे मिलती जुलती एक कहानी कही है जिसकी कई चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन कैरेक्टर्स, उनके बैकग्राउंड्स बिल्कुल अलग उन्होंने कर दिए हैं। दूसरा सवाल ये कि इसके पीछे उनका एजेंडा क्या हो सकता है या उनकी सोच क्या हो सकती है। बहुत सीधी सी बात है कि प्रसिद्ध रॉय और जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने एक किस्म की सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, और एक किस्म से उन्होंने ये शिकायत लंबे समय से रही है कि भारतीय सिनेमा में दलित नायक नहीं मिलते हैं। सिर्फ जो नए एक दलित फिल्म मेकर्स की जो नई एक पीढ़ी उभरी है, सिर्फ उन्हीं की फिल्मों में दलित हीरोज और हीरोइंस आप देखते हैं। तो ऐसे में मेन स्ट्रीम की हिंदी फिल्म्स और सीरीज के अंदर ये शिकायत रही है लंबे समय से। तो मुझे लगता है इसी को संबोधित करते हुए इस सीरीज का जो नायक है उसको दलित को चुना गया है, और उसके आसपास के भी जो कैरेक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, या जो हीरोज हैं, जो हीरोइंस हैं, उन लोगों को उन्होंने मार्जिनलाइज सोसाइटी, अल्पसंख्यक, दलित, इसमें रखा है। ऑब्वियसली जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको कुछ ऐसे पात्र चाहिए जिनको आप थोड़ा सा एक लाइटर लाइट में या थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे। तो जैसे अली फजल का जो कैरेक्टर है जयप्रकाश का, ऐसा है जयप्रकाश का, तो जयप्रकाश है वो अच्छा काम करना चाहता है, अच्छा इंसान है, लेकिन फिर आपको उसके ऑपोजिट कोई चाहिए। तो एक चौहान करके बड़ा सीनियर ऑफिसर है, दिखाया जाता है कि वो उससे, उसका केस है, लिया जा सकता है और चौहान को दिया जा सकता है, और चौहान का उससे जो बिहेवियर भी होता है वो थोड़ा स्लाइट एरोगेंट होता है, ये दिखाया गया है। फिर इसके अंदर ऐसे कांस्टेबल है, उनको जो माजलाई सोसाइटी से आते हैं, उनको गुड का एक सिंबल के तौर पे दिखाया है। तो इन्होंने एक किस्म से सोशल इंजीनियरिंग की, और अच्छी अच्छी बात है। इसमें कोई भी कोई एजेंडा या प्रोपेगेंडा जैसा नहीं है। फिल्म मेकर से जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक अच्छे समाज की वो रचना करें, और समाज में जो कमज़ोर हैं उनको रिप्रेजेंट करें, उनको वॉइस दें। तो एक फिक्शनलाइज कहानी के ज़रिए, एक कमर्शियल कहानी के ज़रिए उन्होंने हमको नायाब और जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं उनके हीरो हमको देने की कोशिश की है। फिर बात हुई इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर कॉलमिस्ट, मशहूर फिल्म क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता से। उनका इतर रुख है। डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन में जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना ही है कि अगर आप फिक्शन बनाना चाह रहे हैं तो सब कुछ मनगढ़ंत है, हमको मालूम है कि उसमें सच्चाई का एक भी अंश नहीं है। और अगर डॉक्यूमेंट्री है तो फिर उसमें सारे के सारे आपके तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे 100% एक्यूरेट होने चाहिए। और एक जो बीच का जो होता है डॉक्यू ड्रामा जिसे कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमने ये अपनी जो कहानी है वो उसके जो काफ़ी सारे पुट हैं या काफ़ी सारे उसके एलिमेंट्स हैं, हमने उसको एक असली ज़िंदगी से उठाया है, या कोई ऐसे इवेंट्स हुए या ऐसे क्राइम हुए, रियल क्राइम से उठाए हैं, लेकिन हम उसको अलग तरीके से दर्शाना चाहते हैं क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस करना चाहते हैं। हम इसके थ्रू इस तरह की कहानी दिखाना चाहते हैं जिससे कि आपको ये पता लगे कि ये क्राइम हुआ क्यों, ये चीज़, ऐसे लोग कहाँ से आए, ये समाज के किस वाले अंश से आते हैं जो ऐसे लोग हो जाते हैं जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं। तो इसमें जो अभी बात चल रही है जो राख की, जो 8 एपिसोड्स अमेज़ॉन पे जो आए हैं इस वाले शो के, उसमें ये है कि मेरा जो पहला रिएक्शन था
वो ये था कि इनका नाम जो है, इन दो क्रिमिनल्स का नाम जो है वो बिल्ला और रंगा, सबको पता है। ये इतने सालों से सारा का सारा जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब दे आर इन द पब्लिक डोमेन। इसके बारे में जर्नलिस्ट बात कर चुके हैं, इसके बारे में किताबें लिख चुके हैं, इसके बारे में इतनी सारी बात हो चुकी है कि देर इज़ एब्सोल्युटली नो दिस थिंग कि आप उसको आप अलग तरीके से दर्शाना चाह रहे हैं। आप उनके नाम क्यों बदलना चाह रहे हैं? मुझे पूरी तरह से पूरे 8 एपिसोड्स में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये नाम आपने बदले क्यों। बिकॉज मेरे हिसाब से नाम का जो एक वेट होता है, एक वज़न होता है, तो अगर आप उसको बदलना चाह रहे हैं तो आप कर क्यों रहे हैं? तो ये है कि ये जो आजकल जो चल रहा है ना कि ये समाज के कौन से मतलब किस जगह से आए और किस तरह के सरनेम्स थे, तो अगर आपने बदलाव किया है तो आपने ये क्यों किया? अगर इसका कोई रीज़न है तो फिर हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर ये बिना रीज़न के कर रहे हैं तो लोग जो इस पर आपत्ति उठा रहे हैं शायद उनमें उनकी बात शायद सुननी चाहिए। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं ये विश्वास करती हूँ कि नाम बदलने में और उसका जो पूरा इम्पैक्ट होता है उस सीरीज़ में और सीरियल में और जिस तरह से उसको हम देखते हैं एज ए व्यूअर, वो एकदम बदल जाता है। हमें ये भी जानना था कि सच्ची घटनाओं को आधार बनाकर जो फिल्में या सीरीज बनाई जाती है उसमें किरदारों की जाति, धर्म या वो जहाँ से आते हैं उन्हें बदलकर दिखाने से उस घटना के सामाजिक एंगल पर क्या असर पड़ता है। ये बात कि अगर आप एक क्राइम को लेते हैं और उस क्राइम के जो परपिट्रेटर्स हैं और जो पीड़ित हैं उनकी आइडेंटिटीज को अगर आप बदल देते हो तो उसकी सोसाइटी से और रियल रीजन से कितना कनेक्ट या डिस्कनेक्ट आप करते हो, ये एक बहुत वैलिड सवाल है। एक्चुअली ये एक सच्ची बात है कि ऐसी आइडेंटिटीज वाले लोग जिन्होंने वो क्राइम मोस्टली नहीं किया है, आप अगर उनको दिखाते हो तो मतलब मेरे हिसाब से एक फ्लिप साइड है जो फिल्म मेकर्स की तरफ से रह गया, ये उनका ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो कि उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है उनका पूरा ध्यान इस बात पे था कि हम एक बहुत आदर्श कहानी का निर्माण करना चाहते हैं, और उन्होंने जो ओरिजिनल कहानी थी और उसके जो फैक्टर्स थे, जो रियलिटीज़ थी, जो जड़ें थी क्राइम की, उन सब पे उन्होंने गौर नहीं किया है। उन सबको उन्होंने एक साइड में रखते हुए कमर्शियल रीजन से इसका इस्तेमाल किया है और अपनी मैसेजिंग में उसको इतना सुंदर बना दिया है, गुड बना दिया है कि आप कहते हैं कि चलो ठीक है, एक सेपरेट ही चीज़ उन्होंने अच्छी बना के रख दी है। लेकिन ये एक वैलिड सवाल है कि क्राइम के जो परपिट्रेटर्स थे उनकी आइडेंटिटीज़ और रियल रीजंस, अपब्रिंगिंग, केस स्टडीज़, ये मैटर करते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स होते हैं, और इस सीरीज़ में इस पर गौर नहीं किया गया है और उससे साइडलाइन करके ही चला गया है। चूंकि इस पूरे विमर्श में एक बड़ी बहस इस बात को लेकर भी है कि असल घटना जो बताई गई उसमें जांच करने वाले अधिकारी सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन फिल्म में दलित वर्ग से आने वाले। तो ऐसे में हमारी क्यूरियोसिटी ये होती है कि दलित समुदाय को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है फिक्शनल या सेमी फिक्शनल कहानियों में, ये समझने के लिए भी हमने बात की विद्वानों से। मैं आपको एक फिल्म आई थी मांझी, आपको अगर याद होगा कुछ साल पहले, और ये जो क्या कहते हैं हमारे माउंटेन मैन कहे जाते हैं, और जिन्होंने वो पहाड़ काट कर जो है वो सड़क बनाई बिहार के एक पर्टिकुलर परिवेश में, उस पर उनके जीवन पर आधारित थी। और उसने बहुत सारी ऐसी, मैंने उस पे लिखते हुए इस सवाल को एड्रेस किया था कि बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टी लेकर उनके यहाँ जो है उस पूरी कहानी में बहुत सारा कुछ डाला गया। तो बेशक ये एक बड़ा सवाल है कि अगर आप एक असल घटना पर बात कर रहे हैं तो चीजें ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन केतन, एक बात ये फिर से मैं कहूंगी कि जैसे हम लिटरेचर रचते हैं या कोई कविता लिखते हैं या कोई कहानी लिख रहे हो, उपन्यास लिख रहे हो किसी असल घटना पर, वहां पर भी जब जब आप एक क्रिएटिव स्पेस में आएंगे, वहां पर कल्पना, वहां पर आपकी इमेजिनेशन, वहां पर आपका आपका आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी है या आपका जो देखना है, आपका भी अपना एक नोशन होगा ना जीवन को देखने का, सिनेमा को देखने का या अपनी कहानी कहने का। तो वो आता ही आता है। तो हम एज अ व्यूअर, एज अ स्पेक्टेटर, हम इस तरीके की अपेक्षा शायद ही गलत भी है और ज्यादा भी है कि हम पूरी तरह से, और सिनेमा सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि सिनेमा एक ऐसा ऑडियो विजुअल माध्यम है, अभी के समय में तो इतना बड़ा बाजार है कि उस बाजार का दबाव भी शायद रहता हो फिल्म मेकर्स पर। और माने कि एक
मेलोड्रामा क्रिएट करने का जो एक तरीका है वो कैसे आएगा, ये शायद हम आपसे ज्यादा बेहतर उस फिल्म या सीरीज के जो हिस्से हैं, जो डायरेक्टर्स हैं या जो फिल्म मेकर्स हैं, वो बेहतर समझते हैं। तो मुझे बेशक मेरा ये भी मानना है जरूर कि हमें अगर हम किसी असल घटना पर बना रहे हैं फिल्म, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिवली उस कहानी को कह पाए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं भी हो पा रहा है, अगर जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस से अगर बहुत ज्यादा उस कहानी की आत्मा पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, तो मुझे लगता है कि वो कहानी कहना, मतलब उस तरीके से कहना उतना भी बुरा नहीं है, कही जा सकती। एक पक्ष की बात हमने आपको बताई जो इससे खफा दिखे, पर एक पक्ष है जो इस बात को बहुत सेलिब्रेट भी कर रहा है कि फाइनली दलित समुदाय से आने वाले नायकों को सिनेमा में मुकम्मल जगह मिल रही है। उसकी कुछ नज़ीर देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ पोस्ट, कुछ लिखत दिख रही हैं। मसलन फेसबुक पर जितेंद्र मौरवंशी नाम के प्रोफाइल ने एक पोस्ट लिखा जिसमें बताया कि रंगा बिल्ला केस की इन्वेस्टिगेशन जयप्रकाश जाटव ने की थी। बात सिर्फ जाति की पहचान की नहीं है, भोजन से भी जुड़ी है। अंकिता जैन ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सीरीज में मांसाहार को बेहद सामान्यीकरण करके दिखाया गया। उन्होंने लिखा, नीयत अच्छी होती तो डायरेक्टर महोदय बाबूजी से लौकी का हलवा भी बनवा सकते थे, या गुलाब जामुन, या कोई शाकाहारी डिश। अब फूड चॉइस को अच्छी या बुरी नीयत से कैसे जोड़ दिया गया ये देखना होगा। लेकिन उनकी इस बात पर हिमांशु चौधरी का कमेंट आया कि एड्रेस बताइए, हम आपके घर 10 किलो लहसुन प्याज भेज देते हैं। कुल मिलाकर बहुत आक्रोश है खाने की पहचान को लेकर भी। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है बताइए, शायद हम आपके विचारों से भी समृद्ध हो जाएं। शुक्रिया।